जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सरोद एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेकचंद और आज हम डिस्कस करेंगे योजना मैगजीन जो कि जनवरी मंथ की है और जिसका थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस योजना मैगजीन के दो वीडियोज़ हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो होगा और जिस भी किसी को इसका PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूरा बताया हुआ है। ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस, डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी ने ये लिखा है, जो कि ICAR के अभी एडिटर हैं। और उसी के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है जो हमारा जो एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर के फील्ड में, उन्हीं के एडिटर हैं ये। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बताया है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है पहले इस आर्टिकल के अंदर। और उसके बाद इन्होंने जो रिफॉर्म्स हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स, उनके बारे में थोड़ा बताया है। उसके बाद एग्रीकल्चर से जो भी कुछ चेंजेस आए हैं बीच में उनके बारे में बताया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया है एंड ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताया है। उसके बाद उन्होंने जो राइस के बारे में बताया है कि राइस के अंदर कैसे हमारा बासमती राइस सबसे वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड बना है। एंड उसके बाद उन्होंने जो क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं उनके बारे में थोड़ा बताया है। एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर के अंदर और क्या क्या हम और कुछ कर सकते हैं, वही पूरा आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को हम यहाँ से। तो इसमें स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि जो वर्ल्ड की जो लैंड है वो 2.4% है इंडिया के अंदर और 4% वाटर है इंडिया के अंदर वर्ल्ड का पूरा। उससे हम 18% लोगों का हम खाना पीने का वो कर देते हैं पूरा, मतलब जो भी फूड सिक्योरिटी है उसका हम नीड को पूरा कर देते हैं सिर्फ 2.4% लैंड से एंड 4% ऑफ वाटर से। 18% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका हम पूर्ति कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो हम इंपोर्ट करते थे पूरा एग्रीकल्चर के जो जितने भी प्रोडक्शंस होते थे वो पूरा हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, हम एक्सपोर्टर कंट्री बन चुके हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है जी। तो जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेज में, जूट में और मिल्क में। अभी हम वर्ल्ड के अंदर पूरा फर्स्ट नंबर पे हैं। और सेकंड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम राइस के अंदर, वीट के अंदर, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट्स के अंदर। ठीक है जी। एंड सेकंड पोजीशन हम फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर वो मैंगो का होता है, बनाना का होता है, पपाया का होता है एंड लेमन का होता है। ठीक है जी। तो पहले क्या, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं हम। जो प्री इंडिपेंडेंसी टाइम की बात है, उस टाइम पे जो हमारे इंडिया के अंदर चलता था ज़मींदारी सिस्टम चलता था और रैयतवारी सिस्टम चलता था। तो इंडियन एग्रीकल्चर हमारी क्यों डेवलप नहीं हुई उसके कारण थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, एक अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम बना के रखा था कि हम रेवेन्यू कलेक्शन जो करेंगे सिर्फ ज़मींदार से करेंगे। जो टेनेंट्स होते थे, टेनेंट्स मतलब जो किसान होते थे, उनसे हम डायरेक्टली हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। जो ज़मींदार रहेगा वो किसानों से कलेक्शन करेंगे टैक्स का, और जो जितना भी जो टैक्स है वो ज़मींदार पूरा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। ये सिस्टम रहता था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो ज़मींदार था वो कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कलेक्ट करे और कम से कम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे। इससे होता क्या था, जो किसान रहते थे उनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती थी। ऊपर से जो किसान जो ज़मींदार जो होता था वो जो लैंड के ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं करता था, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होता था। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लो ही रहता था हमेशा। और जो किसान था उसके पास तो पैसा बचता ही नहीं था, तो वो कहाँ से करेगा। तो ये इसके इश्यूज थे। उसके बाद जो रैयतवारी सिस्टम लाए थे अंग्रेज़, रैयतवारी सिस्टम के अंदर क्या था, डायरेक्ट जो रैयत होते थे, रैयत मतलब किसान जो होते थे, उन्हीं से डायरेक्ट जो रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। इससे थोड़ा चेंज आया, लेकिन फिर भी ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं। क्यों? क्योंकि जो जो अंग्रेज़ थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देते थे वो
एक्सपोर्ट जो करते थे इंडिया से कॉटन का, ज़्यादातर जो कॉटन की जो मिल थी ब्रिटेन के अंदर, मैनचेस्टर जो थी, उसकी पूर्ति करने के लिए इंडिया के अंदर वो प्रोडक्शन करते थे एग्रीकल्चर का, और वो पूरा का पूरा कॉटन जो एक्सपोर्ट करते थे। तो उनका ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर था, बाकी उसका जो बाकी का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था। इसलिए इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था इम्पीरियल टाइम में। एंड उस टाइम पे क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाता था एग्रीकल्चर के अंदर, एजुकेशन तो बिल्कुल थी नहीं, तो इसलिए कुछ हो नहीं पाया था बेसिकली। लेकिन कुछ चेंजेज आए 1889 के टाइम पर, जैसे उन्होंने इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की फॉर्मेशन की थी, जो कि ICAR जो बाद में बना था, यही सबसे अपेक्स बॉडी है अभी इंडिया के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना IARI 1905 के अंदर ही न्यू दिल्ली में। तो ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुए थे उस टाइम पे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन 1947 के बाद इंडिया ने क्या लैंड रिफॉर्म्स लाए थे इंडिया के अंदर, जो जैसे उन्होंने देखा जो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज किया, टेनेंसी रिफॉर्म्स किया, हाँ जी, फिक्सिंग ऑफ सीलिंग लैंड होल्डिंग्स किया, एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स किया। इनके बारे में अभी बताऊंगा, ये आएगा। तो अभी पहले और कुछ देख लेते हैं। उस टाइम पे 1923 के अंदर बेंगलोर में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नहीं पहले जो हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एस्टेब्लिश्ड की थी 1923 में, अंग्रेज़ों ने की थी। लेकिन बाद में जो डेयरी का मेन जो फॉर्मेशन होता है वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर बनती है, हरियाणा के अंदर। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मेशन होता है जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर अपॉइंटेड 1926। तो जो एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए एक रॉयल कमीशन बैठता है कि एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसी के लिए उन्होंने जो रॉयल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि एक एग्रीकल्चर काउंसिल बननी चाहिए इंडिया के अंदर, जिससे कि हम इंडिया में एग्रीकल्चर रिसर्च कर सकें और कुछ डेवलपमेंट कर सकें। तो सेंट्रल रिसर्च कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनी थी 1929 में। लेटर एवोल्ड एंड वाज रीनेम्ड एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी को नाम बदल करके बाद में ICAR रख दिया गया था। ठीक है जी। उसके बाद 1912 में शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन बना था कोयम्बटूर के अंदर, जिसका नाम बदल के बाद में ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रख दिया गया था। ठीक है जी। ये थोड़ा मोटे मोटे जो डेवलपमेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी एट बॉम्बे, ये सब कुछ बनाए थे। जूट एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी ढाका, बाद में इसको ढाका से चेंज करके कलकत्ता ला दिया गया था 1947 में। तो ये कुछ चेंजेस थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट एट रांची, जूट एग्रीकल्चर, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च एट लखनऊ, तोबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट एट राजमंदरी, ये जो हैं ये कुछ इंस्टीट्यूट खुले थे उस टाइम पे। ठीक है जी। जो फर्स्ट एग्रीकल्चर स्कूल जो खुला था वो शायदापेट चेन्नई के अंदर खुला था 1868 में, जिसको रिलोकेट कर दिया था कोयम्बटूर में 1906 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जो कॉलेज जो खुला था सबसे पहले वो पुणे के अंदर खुला था 1989 में, एग्रीकल्चर कॉलेज। उसके बाद में ए सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेजेज एस्टेब्लिश्ड किए गए कानपुर के अंदर, सबूर, नागपुर, लायलपुर, नाउ इन पाकिस्तान, जो लायलपुर की प्लेस के बारे में बताया हुआ है। तो अभी टुवार्ड्स सेल्फ रिलायंस, ये जो पहले 1947 का जो पूरा हिस्ट्री बताया हुआ था, इसके बाद है 1947 के बाद जो क्या हुआ था उसके बारे में। तो वो जो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान आया था उसके अंदर सबसे पहले इसी को फूड सिक्योरिटी को ही ध्यान में रखा था, मतलब एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए इंडिया के अंदर, उसी के बारे में बात हुई। और मेजर जो इसमें चेंजेस किए गए थे इरिगेशन को लेकर किए गए थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए गए थे, एंड लैंड टाइटल्स वर गिवन टू एक्चुअल कल्टीवेटर्स। हाँ जी, ये इसके बारे में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मुझे बताना था थोड़ा। 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म्स आए थे। एक तो सबसे जो पहला आया था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया।
जो सबसे पहला, जो सबसे मतलब नुकसानदायक जो चीज़ थी, उसी को सबसे पहले हटा दिया गया था। ज़िमींदार को हटा के डायरेक्ट जो टेनेंट्स थे, टेनेंट्स मतलब किसान के हाथ में डायरेक्ट उनको ओनर्स बना दिया था बेसिकली। ठीक है जी। उसके बाद टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए। टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या किया, टेनेंट्स जो होते थे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। पहले क्या होता था, टेनेंट्स मतलब जो पट्टेदारी थी, मतलब किसी भी लैंड्स को हम पैसे दे के उसको किसान जो ज़िमींदार से कुछ, ज़िमींदार को कुछ पैसे दे के या तो शेयर क्रॉपिंग करके उससे ज़मीन को ले लेता था, उसके बाद उसके ऊपर एग्रीकल्चर करता था। तो उसमें कोई क्लियर कट नहीं होता था। पहले पहले क्या रहता था, कोई भी कभी भी किसी भी किसान को अपनी ज़मीन से आउट कर देता था। तो उससे क्या था, किसान कभी भी मतलब अच्छे से उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता था कि मुझे क्या मतलब कुछ डेवलपमेंट करना है नहीं करना है लैंड के ऊपर। तो इसलिए इसको भी एक मतलब टेनेंसी के रिफॉर्म्स में यही है, उनको थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी थी कि भाई जो भी कोई टेनेंसी करेगा वो लिखित में करेगा और उसको फिक्स्ड टर्नओवर में करेगा कि भाई 2 साल के लिए है या तो 3 साल के लिए है या तो 5 साल के लिए है। तो उसको फिक्स्ड टर्नओवर में दे दिया गया। एंड फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, जो मैक्सिमम जो सीलिंग होती थी, मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 एकड़ ज़मीन रख सकते हो या तो 10 एकड़ ज़मीन रख सकते हो, तो वो फिक्स्ड कर दिया गया। उससे ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं रहेगी। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको गवर्नमेंट अपना कैप्चर कर लेती थी और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती थी जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो ये किया गया था। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी थी तो हुआ क्या था कि जो लैंड्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। जैसे कि किसी भी टेनेंट्स की एक ज़मीन तो आ रही है 2 किलोमीटर पे, दूसरी आ रही है 2 एकड़ ज़मीन आ रही है 2 किलोमीटर पे, 2 एकड़ आ रही है 3 किलोमीटर्स के अंडर में। तो वो क्या थी, प्रॉब्लम थी उसको कि भाई कैसे उसको एक जगह पे तो था नहीं, तो छोटी छोटी प्लॉट्स के अंडर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थी ज़मीन पूरी की पूरी। तो उसको क्या कंसोलिडेट किया गया, उनको एक जगह पे दे दिया गया कि वो आसानी से उसको मैकेनाइजेशन कर सकें, ट्रैक्टर और ये सब चीज़ों को यूटिलाइज करके उनको लैंड्स में लैंड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें एग्रीकल्चर का। ठीक है जी। तो ये लैंड रिफॉर्म्स थे। कोऑपरेटिव्स का भी एक कंसेप्ट आया था। कोऑपरेटिव्स का मतलब यही है कि पूरा का पूरा ज़मीन को सारे के सारे किसान मिल के खेती करेंगे और उसके बाद जितना भी प्रोडक्शन होगा सब के सब उसको यूटिलाइज करेंगे। इसका कंसेप्ट आया लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा इंडिया के अंदर ये। इसका जो कोऑपरेटिव्स का ज़्यादा सक्सेसफुल ये चाइना के अंदर ज़्यादा है इसका सीन, चाइना एंड रसिया के अंदर। इंडिया में इतना सक्सेसफुल ये कंसेप्ट नहीं रहा। ठीक है जी। सेकंड 5 ईयर प्लान्स में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर को जो पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया था, लेकिन इसको अभी सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा गया था। ठीक है जी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ये प्रायोरिटी लास्ट हो गया था। तो उस टाइम पे हमारा जो फूड स्कार्सिटी हो गई थी इंडिया के अंदर, फूड की बहुत ही कमी हो गई थी। उसके लिए एक यूएसए से इंडिया ने एक डील की थी, PL480 स्कीम के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या है, पूरा जो फूड ग्रेन्स थे वो इंडिया PL480 स्कीम के तहत यूएसए से इंपोर्ट करता था। ठीक है जी। तो ये उस टाइम का सिनारियो था। एंड 1965 के अंदर क्या हुआ, सीवियर ड्रॉट आए, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, वार हुआ पाकिस्तान के साथ। एंड और स्ट्रिक्ट कर्व्स बाय यूएसए ऑन डिलीवरी ऑफ वीट, यानी कि जो यूएसए भी मतलब वीट को प्रोवाइड करने के लिए उसने रोक लगा दी थी। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही मतलब बेकार टाइम बोल सकते हैं 1965 के टाइम पे। ठीक है जी। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर गवर्नमेंट ने मतलब एक अच्छा से एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कोशिश किया, जो कि 1966 में आया था। इसमें क्या, इंडिया ने इंडिया मेड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन मेनली थ्रू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, मतलब साइंटिफिक इंटरवेंशंस करने की कोशिश की गई थी। एंड जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ थी उनको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड मैक्सिकन वीट जो वैराइटीज़ थी बेसिकली उनको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली उसी टाइम से आया है। तो 2 साइंटिस्ट थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉन्ग।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। इन्होंने ही इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट रखा था। ठीक है जी। तो उस टाइम से क्या हुआ, अभी फार्मर्स का जो प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, 4 to 5 टन्स पर हेक्टेयर यील्ड, इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर 1 टन्स हेक्टेयर। पहले क्या था, इंडिया के अंदर जो 1 हेक्टेयर के अंदर 1 ही टन के लगभग जो प्रोडक्शन होता था, अभी 4 to 5 टन्स के अराउंड प्रोडक्शन होने लग गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन में जनरली हुआ क्या था, जो वीट प्रोडक्शन बेल्ट थी इंडिया की, जनरली नॉर्थ इंडियन जो एरिया था पूरा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका था पूरा, इधर क्या किया गया था, पूरा जो वीट की जो वैरायटी थी, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ बोलते हैं, इन्हीं को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। ठीक है जी। हाई यील्डिंग सीड्स का रैपिडली ग्रो किया गया था। ठीक है जी। उसके बाद क्वालिटी सीड्स का यूटिलाइज़ किया, फर्टिलाइज़र्स का यूज किया, मशीनरी का यूज किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी बढ़ा दिया गया था, एंड साइंटिफिक एडवाइजरीज का भी यूटिलाइज़ किया गया पूरा का पूरा। ठीक है जी। 1968 में मतलब बम्पर हार्वेस्ट हुआ था, और ये जो कंसेप्ट आया था 1966 में आया था। तो 1968 में ही इसका देखने को मिल गया, हमारा जो फूड प्रोडक्शन था लगभग दोगुने के समान हो गया था ग्रीन रिवोल्यूशन से। ठीक है जी। ऐसे ही राइस की वैराइटीज़ में IR8 का यूटिलाइज़ किया गया था, हाई यील्डिंग राइस था ये भी। इससे भी 6 to 7 टन्स पर हेक्टेयर हुआ था। पहले जो 2 टन्स हुआ करता था पर हेक्टेयर प्रोडक्शन राइस के अंदर, वो अभी 6 to 7 टन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होने लग गया था, और इसमें टाइम भी कम लगता था। ठीक है जी। और मल्टीपल क्रॉपिंग का जो कंसेप्ट था, ये भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूटिलाइजेशन होने शुरू हो गया था। एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का मतलब होता है, जो जैसे अभी हमने हार्वेस्ट कर लिया, और जितनी भी फसल जैसे कट के घर में आती हैं, तो क्या पहले क्या था, कोई मेडिसिन्स यूज नहीं की जाती थी, तो ऐसे ही वो आधे से ज़्यादा तो वीट ऐसे ही ख़राब हो जाता था। तो उसमें क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ मतलब उनको कैसे स्टोरेज किया जाए, कैसे उनको मेडिसिनल मेडिसिन्स वगैरह लगाया जाए ताकि वो ख़राब ना हो, तो वही पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूटिलाइज़ किया गया। एंड पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन पॉलिसी प्लानर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस किया वो रिसर्च के ऊपर किया, एजुकेशन के ऊपर किया, इनपुट सप्लाई के ऊपर किया, क्रेडिट सपोर्ट मतलब किसानों को कैसे हम पैसा प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, मार्केटिंग, प्राइस सपोर्ट, एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ये सब कुछ पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद के कंसेप्ट्स हैं। ठीक है जी। अभी क्या, इंडिया हैज़ ट्रेवल्ड ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बीइंग ए फेमाइन एफ्लिक्टेड एंड फूड स्कार्स नेशन टू ए प्राउड फूड सरप्लस नेशन। अभी इंडिया को बिल्कुल चेंज हो चुका था, ये 2020-21 की बात बता रहे हैं। जो पहले इंडिया क्या था, मतलब फूड स्कार्स कंट्री हुआ करता था, वो अभी उल्टा फूड सरप्लस नेशन बन चुका है। ठीक है जी। ICAR अभी 1950s 1960s के अंदर जो ICAR जो बॉडी बनी थी, उसको अभी क्या कर दिया था, एक अपेक्स बॉडी बना दिया था। ठीक है जी। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एक्वाकल्चर, इनमें इन्होंने ध्यान दिया। ICAR के अंदर में 102 इंस्टीट्यूट आते हैं अभी भी, एंड 65 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से 14 नेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं, एंड 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं। तो ये सब कुछ है, ICAR के अंडर में अभी काम करते हैं। अभी एपेक्स बॉडी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड में ICAR। ठीक है जी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं। सपोर्ट टेक्नोलॉजी असेसमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट इनका काम है। अभी ICAR का ये कंसेप्ट है कृषि विज्ञान केंद्र। आज कृषि विज्ञान केंद्र आज अभी इंडिया के अंदर 721 हैं नंबर में। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम्स है। इसमें क्या है, लैब टू लैंड प्रोग्राम्स है। मतलब लैब में जितना भी कुछ भी डेवलपमेंट होता है उसको लैंड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, मतलब ये बिल्कुल एकदम जीरो लेवल का कंसेप्ट है कृषि विज्ञान केंद्र। आज इनके थ्रू हम जो भी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होती है, इन्वेंट होती है, उसको हम डायरेक्टली लैंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करें, वही ये कृषि विज्ञान केंद्र आज का काम है। ठीक है जी। तो 1948 में कंट्री हैज़ ओनली 17 एग्रीकल्चर कॉलेजेस। 1948 के अंदर सिर्फ 17 कॉलेज थे, लेकिन उसके बाद
सबसे जो मेजर चेंज आया वो ये आया था, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी 1960 में। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, एक हाँ उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया दैट लेड टू स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन विद एक्सीलेंस लेटर। इसी जो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम बदल के बाद में इसको गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया था। ये जो मेजर चेंज जो यूनिवर्सिटीज़ के उसमें टर्म में आया था, यही सबसे मेजर चेंज है। ठीक है जी। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1960 से लेकर 65 था। इसमें 7 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, मतलब 7 स्टेट्स के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बना दिया था। स्टेट यूनिवर्सिटी थी ये सारी की सारी। ये उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक के अंदर ये यूनिवर्सिटीज़ का ओपन हुआ था। ठीक है जी। एंड 1965 ICAR initiated a novel concept of All India Coordinated Research Project with a specific mandate to conduct operational research and multi-location trials। हुआ क्या था, ICAR ने एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया था 1965 में, जिसका नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इसका काम क्या था, कोई भी नई वैरायटी आती है या तो कोई भी नया इनोवेशन होता है, उसको ऑल इंडिया लेवल पर उसको जगह जगह पर टेस्ट करना और उसके बाद पता लगाना ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। तो इसी को ही इस प्रोजेक्ट का नाम दिया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। ये था क्रिएटिंग माइलस्टोन्स। तो ये पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। एंड हाई यील्डिंग पोटेंशियल, रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेज, टॉलरेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेज एंड बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़। तो ये जो चेंजेस थे वो पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन थे। इसमें क्या क्या, एक तो हाई यील्डिंग पोटेंशियल, जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ जो सीड्स थे उनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। पेस्ट से बचने के लिए जो बीटी कॉटन जैसे एग्जांपल के रूप में, तो जो बीटी कॉटन है उसमें क्या पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन है वो, इसको हमने बनाया है इंडिया के अंदर। एंड टॉलरेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक एंड एबायोटिक का मतलब यही है कि बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि कोई वायरल डिजीज़ हो गया, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया, उनसे कैसे बचा जाए। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, उससे कैसे बचाया जाए। तो इस बेस पे ही हमने एक इस तरीके के प्लांट्स का फॉर्मेशन किया। जो तीसरा था बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़। तो इसमें भी एक कंसेप्ट डाला था कि एक अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। ठीक है जी। तो ICAR ने HD सीरीज ऑफ वीट वेराइटीज़ डेवलप्ड IAARI न्यू दिल्ली। दीज वेराइटीज़ आर हाई यील्डिंग, रस्ट रेजिस्टेंट एंड साइंटिस्ट्स आल्सो एडेड दीज एट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी। तो HD सीरीज ऑफ वीट वेराइटीज़ हैं, ये वेराइटीज़ का नाम है। इसमें क्या है कि जितनी भी वैरायटी थे हाई रेस्ट रेजिस्टेंट थी, हाई यील्डिंग थी, वही जो पहले मैं बता चुका हूँ वही सारी चीज़ें हैं इन वैराइटीज़ के अंदर डाला गया। ठीक है जी। एंड वीट की जो HD जो सीरीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर 140 लाख हेक्टेयर्स में यूज होने लगी थी, जो कि टोटल जो हमारा ग्रोइंग एरिया है, वीट ग्रोइंग एरिया बोलते हैं 317 लाख हेक्टेयर्स है, उसका 140 लाख हेक्टेयर्स में HD वैराइटीज़ यूज होने लगी थी। ठीक है जी। उसके बाद बासमती राइस के बारे में बताया गया है कि बासमती जो राइस है इंडिया के अंदर एक मतलब माइल्ड चेंज किया है इसने, कि क्योंकि ये है वर्ल्ड लेवल पे हमारी जो पॉपुलैरिटी है बासमती राइस की उसको बताता है। एंड इसमें क्या है, एरोमा है, फ्लेवर है, टेक्सचर है, सब कुछ राइस के बारे में बोला गया है बेसिकली। तो इसमें जो वैरायटी का नाम बताया है पूसा 1121, ये एक वैरायटी है। इसमें लॉन्गेस्ट ग्रेन वैरायटी है इन दी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे जो लंबा जो दाना होता है राइस का वो इसी का ही है, पूसा 1121। ठीक है जी। एंड इसका जो वॉल्यूम एक्सपेंसन है पकने के बाद वो भी 4 टाइम्स है। ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ रिलायंट ऑयल सीड्स में भी इंडिया ने सेल्फ रिलायंस बनने के लिए पूरी कोशिश की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। इसमें एक्जोटिक ऑयल पाम का जो इंट्रोडक्शन किया है अभी अभी में, ये भी एक नया डेवलपमेंट है। ठीक है जी। एंड हॉर्टिकल्चर के मामले में भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मेनली इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेराइटीज़, इम्प्रूव्ड पैकेज
पहले क्या हुआ होता था कि जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन तो होता था, लेकिन क्या है, पैकेजिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी, तो पूरा का पूरा जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स थे, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हुआ करती थी, वो ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए आजकल क्या पैकेजिंग पे पूरा ध्यान देने रख दिया। ठीक है जी। एंड एक्सपेंशन ऑफ एरिया को बढ़ा दिया गया। रीजनरेशन ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव ऑन चार्ज। करंटली इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना, ग्रेप्स, पपाया, कशावा एंड ग्रीन पीज। इनमें इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है जी। इन दी लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? एडिस इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ वेराइटीज़ बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट ब्रीडिंग। मतलब जो आजकल क्या हुआ कि जो भी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकें। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बढ़ा रहे हैं, या तो हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। अभी है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, 17 सच वेराइटीज़ का इंट्रोडक्शन किया गया है, जो 8 क्रॉप्स के अंदर है। ठीक है। अभी जो 1950s एंड 1960s में क्या होता था, इंडिया डिपेंडेंट हुआ करता था मिल्क प्रोडक्शन में, इंपोर्ट करता था। जैसे वीट के अंदर था, ऐसे ही मिल्क के अंदर भी यही सेम कंडीशन थी हमारी इंडिया की। लेकिन जो ऑपरेशन फ्लड 1970 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद क्या हुआ, 1998 में वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, हम एक सरप्लस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन दी वर्ल्ड बन चुके थे 1998 में। इसी को हम वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। ये काम किया था ऑपरेशन फ्लड ने, ये लॉन्च किया था 1970 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी। एंड तो अभी की जो कंडीशन है, वो अभी हम पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी क्रॉसिंग 400 ग्राम पर डे। आज का जो हमारा पर कैपिटा है, ये अवेलेबिलिटी 400 ग्राम, मतलब एक बंदे के लिए 400 ग्राम एक दिन में। अभी हम इससे भी ज़्यादा हम मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं पर डे। ठीक है जी। एंड एनिमल ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हम जो मिल्क में जो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वो एनिमल ब्रीडिंग से कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन से कर सकते हैं, हेल्थ उनकी जो हेल्थ मतलब एनिमल्स की जो हेल्थ है उसको देख के, और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू को चारा वगैरह दे के कर सकते थे। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी से रिलेटेड है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड के अंदर। ठीक है जी। अभी वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। पहले चैलेंजेज हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, जो भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो भी कोई किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके पास क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। मतलब उनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं सभी के पास, तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है। यानी कि जैसे अब यूएसए के अंदर क्या है, बड़े बड़े फील्ड्स हैं, मतलब 50 एकड़ का एक फील्ड हो गया, उसके अंदर क्या है, वो पूरा के पूरा मैकेनाइजेशन का यूटिलाइज करके, पूरा का पूरा रोबोटिक्स का यूज करके, ड्रोन्स का यूज करके एग्रीकल्चर करते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या छोटी छोटी प्लॉट होल्डिंग्स है। एक फार्मर के पास मान लो 1 एकड़ ज़मीन है, तो वो कैसे मशीनीकरण कर सकता है अपने खेत का। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक चैलेंज है इंडिया के अंदर। ठीक है जी। पुअर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। इंडिया के अंदर बताते हैं कि जो हार्वेस्ट तो खूब होता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद जो उसका अच्छे से हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो ख़राब हो जाता है मंडियों के अंदर। ठीक है जी। तो वो भी एक हमारे लिए चैलेंज है, उसको भी हम ध्यान रख सकते हैं कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किस तरीके से। ठीक है जी। एंड पुअर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मार्केट में क्या है कि काफ़ी दिन तक कई बार तो जो अनाज है वो पड़ा रहता है मंडियों में, वो बिक भी नहीं पाता, तो वो भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तो ये है। अभी इसमें हम क्या क्या और कर सकते हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं, रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है, इनके मदद से हम जैसे मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि आप
आपका ट्यूबवेल का जैसे पंप है, मान लो रोबोट्स की हेल्प से उससे आप घर बैठ के पूरा देख सकते हैं कि भाई हाँ अभी हमारे खेत का जो पानी पूरा भर गया है, तो उसको आप घर बैठ के बंद कर सकते हो। तो इसका यूज भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका इम्प्लीमेंट हम हमारे जो इंडिया के अंदर होना चाहिए यही है। सैटेलाइट इमेजनरी का यूज कर सकते हैं कि हमारे सैटेलाइट ऊपर से देखने पे मतलब फील्ड्स के अंदर कोई पेस्ट तो नहीं लग रहे हैं, कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस, ये एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस बोलते हैं, ई नेम करके, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, ये अभी नया डेवलप किया है इंडिया में। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है कि आप डायरेक्टली ई नेम पर जाके अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। ठीक है जी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इश्यूज़, तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये इश्यूज़ हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यही आज का टॉपिक था। एंड जय हिंद।